हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर जो आपका चैप्टर होने वाला है, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इकोलॉजी और इकोसिस्टम पूरे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर जो आपके घटना चक्र है, जो आपके स्टैंडर्ड बुक है, हर जगह से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनाए गए हैं। हर एक चीज़ों को एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखा गया है। इस पीडीएफ को बनाने का मेरा एक ही मोटो रहता है, ताकि जब भी आपको कम समय रहे कि आपका बहुत नज़दीक पेपर है और आपको अच्छे से रिवीजन करना है, यहाँ पर हर एक चीज़ें लिख दी जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं छोड़ी जाती हैं, क्योंकि तभी मेरा ये जो आपका पीडीएफ है, ये थोड़ा-सा लेंदी हो जाता है। शॉर्ट नोट नहीं होता, ये पूरा पीडीएफ ही लेंदी हो जाता है। हर एक मैप डिटेल में रखा जाता है, ताकि आपको हर एक चीज़ें ढंग से समझ में आए। चलते हैं, आज हम देख लेते हैं यहाँ पर जो भी आपका इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में जो भी होंगे, उन सबको हम डिटेल में देखेंगे और यहाँ पर आप इस पीडीएफ को जाके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर कोई भी पैसा लगने वाला नहीं है और जो भी आपका सजेशन होगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा कि आप हम कैसे इसको और भी चेंज करें, क्या ना चेंज करें, आप बता दीजिएगा। तो इससे पहले हमने 3 लेक्चर अपलोड कर दिया है। इकोलॉजी का मतलब एनवायरनमेंट का आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। आज यहाँ पर हम 4th लेक्चर लाए हैं। इससे पहले हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कंप्लीट कर दिया है। जाकर आप वहाँ पर सब पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। संतोषी आईएएस 2.0 क्लास मतलब एक चैनल है। वहाँ पर सभी पीडीएफ जो आपको हैंड रिटन नोट्स में है, वो आपको नीचे ही लिंक दिया गया है उसका, संतोषी आईएएस 2.0 आप सर्च करेंगे, उस नीचे लिंक दिया गया है, कहीं से भी आप वहाँ पर एक सभी जो पीडीएफ है आपको एकदम सीरियल वाइज़ में पड़े हैं। एक बार ज़रूर चेक करिएगा, इस बार जितने भी क्वेश्चन आए थे हमारे पीडीएफ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ गए थे। जो आपका जो भी स स मतलब मैंने सब्जेक्ट कंप्लीट करवाया था, मतलब सभी क्वेश्चन नहीं आए थे लेकिन लगभग क्वेश्चन आ गए थे। तो चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी क्या कहते हैं? इकोलॉजी देखिए, अब देखिए यहाँ पर इकोलॉजी की अगर डेफिनेशन हम देखते हैं, देखिए इकोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है? अच्छा, आप सब हमेशा एक कन्फ्यूजन हो क्रिएट करता होगा कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या अंतर होता है? देखिए, इकोलॉजी और इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन उसमें चेंज थोड़ा-सा आपको करना होगा। जैसे अगर मैं इकोलॉजी की बात करता हूँ, तो इकोलॉजी क्या होता है? जो जीवों के पारस्परिक और पर्यावरण के बीच अध्ययन जो होता है। जैसे कोई जीव यहाँ पर रह रहा है, मान लीजिए एक शेर है या चिड़िया है, वो रह रही है या शेर रह रहा है, तो उसके आस-पास जो उसका एनवायरनमेंट है, प्रकृति का नेचर है, उसके साथ जो प्राकृतिक क्रिया होती है, वो क्या कहलाता है? वो इकोलॉजी कहलाता है। अब इकोसिस्टम क्या कहलाता है? देखिए, दोनों में थोड़ा-सा अंतर है। इकोसिस्टम क्या कहलाता है? जो जीव को और निर्जीव घटकों का अध्ययन होता है। जैसे जीव कोई मान लीजिए मैं शेर ले लेता हूँ, उसके अलावा उसका जो निर्जीव घटक होता है, क्या? जैसे शेर कहाँ रहता है? शेर मान लीजिए मतलब गुफ़ा में रहता है, मान लीजिए गुफ़ा में रहता है, तो उसके साथ जो निर्जीव घटक होते हैं, उसका अध्ययन जो किया जाता है या आपका मतलब अगर उसके साथ इकोसिस्टम के साथ मान लीजिए वो एबायोटिक चीज़ें जुड़ जाती हैं, जब क्या होती है? ये बायोटिक चीज़ें, जैसे आपका मछली है, मछली आपका जीव है, उसके साथ आपका उसके में पानी जुड़ गया, तो वो क्या हो जाता है? इकोसिस्टम का एक पार्ट हो जाता है। तो इकोसिस्टम में क्या होता है? भौगोलिक जीव का निर्जीव घटकों के तंत्र के साथ जो आपस में क्रिया करते हैं, वो इकोसिस्टम होता है और इकोलॉजी क्या होता है? इसमें जीव और उनके पर्यावरण के बीच जो अध्ययन होता है, उसमें पूरा पर्यावरण ले लिया जाता है इकोलॉजी में, ठीक है? जीव होता है और उसका पूरा उसके आस-पास का पर्यावरण होता है, उसका जो साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। उनके अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इकोसिस्टम और इसमें एबायोटिक जुड़ जाता है, एबायोटिक जुड़ जाता है, याद रखेंगे, ठीक है? ये मतलब इकोसिस्टम में, ठीक है? तो ये याद रखेंगे। अब देखिए इकोलॉजी, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया था, वो अर्नस्ट हाइकल ने किया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसने किया था? अर्नस्ट हाइकल ने किया था। कब किया था? सन 1869 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? सन 1869 ईस्वी में किया गया था।
अब देखिए एक और आपके साइंटिफिक थे यूजीन ओडम, इनके बारे में भी याद रखेंगे। इनको क्या कहा जाता है यूजीन ओडम को फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। अगर आपसे पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी किसको कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है? यूजीन ओडम को कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा था कि संरचना और प्रक्रिया का जो अध्ययन होता है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, प्रकृति में, उसको क्या कहा जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी को यूजीन ओडम को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर 3-4 लोग हैं। अर्नेस्ट हाइकल अभी हमने बताया, इन्होंने सब सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था, इकोलॉजी शब्द का। जो इकोलॉजी ये वर्ड देख रहे हैं ना, इसका सर्वप्रथम उपयोग अर्नेस्ट हाइकल ने किया था। अब यहाँ पर एक रामदेव मिश्र जी हैं। भारत में पारिस्थितिकी के जनक किसको कहा जाता है? भारत में इकोलॉजी के जनक पिता किसको कहा जाता है? रामदेव मिश्र जी को कहा जाता है। ये यहाँ पर याद रखेंगे। अब देखिए इनको क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी के पिता फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है इनको भी, अलेक्जेंडर वाम हान बोल्ट को। याद रखिएगा किसको? देखिए लोग हैं। तीन है कौन? अर्नेस्ट हाइकल ने इन्होंने शब्द का प्रयोग किया इकोलॉजी। ये मॉडर्न इकोलॉजी के पिता होते हैं यूजीन ओडम। और ये अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ये कौन है? इन्हें पारिस्थितिकी के पिता फादर ऑफ इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये याद रखेंगे। अब देखिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पर आगे क्या कहता है कि लेवल ऑफ इकोलॉजी, पारिस्थितिकी के स्तर कौन-कौन से होते हैं? ये भी तो आपको पता होना चाहिए कि पारिस्थितिकी के स्तर कौन-कौन से होते हैं। अब देखिए, पारिस्थितिकी के स्तर के अगर हम देखते हैं तो पहला स्तर जो होता है, वो इंडिविजुअल होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि स्तर को नीचे से ऊपर तक व्यवस्थित कीजिए। तो पहले इंडिविजुअल या इसको ऑर्गनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है? इंडिविजुअल या ऑर्गनाइजेशन होता है, इसमें किसी एक प्रणाली को, जैसे यहाँ पर फिश लिया गया है, आप मनुष्य ले सकते हैं, आप घोड़ा ले सकते हैं, आप चींटी ले सकते हैं, किसी एक चीज़ का लिया जाता है। तो ये क्या होता है? इंडिविजुअल यहाँ पर एक हो गया इंडिविजुअल। अब यहाँ से एक दूसरा आ जाएगा पॉपुलेशन। किसी भी इंडिविजुअल का एक पॉपुलेशन होता है, जैसे मनुष्य का एक पॉपुलेशन होता है, चिड़ियों का एक पॉपुलेशन होता है, मछलियों का एक पॉपुलेशन होता है। तो यहाँ पर दूसरा कौन-सा बड़ा होता है इंडिविजुअल से? पॉपुलेशन होता है। अब देखिए, पॉपुलेशन के बाद क्या होता है? कैटेगरी होती है। अब उसी में क्या होता है, जैसे मनुष्य की एक कैटेगरी अलग होती है, जानवरों की कैटेगरी अलग होती है, घोड़े की कैटेगरी, शेर की कैटेगरी अलग होती है, तो वो क्या होता है? वो कम्युनिटी बोल दिया जाता है कि जैसे कहते हैं नहीं कि वहाँ पर उस कम्युनिटी के लोग रहते हैं। जैसे कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहते हैं नहीं, वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी रहती है, वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है। तो कि पॉपुलेशन से बड़ी कौन-सी होती है? कम्युनिटी होती है। तो याद रखिएगा मछलियों की कम्युनिटी हो जाएगी, वनों की कम्युनिटी हो जाएगी, इनकी कम्युनिटी हो जाती है। अब जब इसी कम्युनिटी में एबायोटिक वर्ड को जोड़ दिया जाए, इकोसिस्टम अभी हम वर्ड ऊपर बताए हैं, इसी कम्युनिटी को एबायोटिक मतलब आपका इस वाटर को भी जोड़ दिया जाए यहाँ पर, इस जमीन को भी, देखिए जमीन भी आ गया है, यहाँ पर वाटर भी आ गया है, जमीन भी आ गया है। जब अजैविक पदार्थों को जोड़ दिया जाए, अजैविक मतलब अभी हम जब इकोसिस्टम में पढ़ेंगे तो उसमें जैविक, अजैविक होगा। जब अजैविक चीज़ों को जोड़ दिया जाता है तो वो इकोसिस्टम बन जाता है, ठीक है? अब ये इकोसिस्टम, अब इसी इकोसिस्टम को जब बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्या होता है? इसी इकोसिस्टम को बड़े पैमाने पर रख दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? वो बायोम कहलाता है। अब इसी बायोम को जब और भी बड़े पैमाने जिसमें क्या होता है आपका ये बायोम मतलब इसमें जैसे आपका ये तो आपका ये वाला बायोम हो गया नीचे मतलब समुद्र वाला बायोम। अब इसी बायोस्फीयर देखो बायोम से बायोस्फीयर बड़ा होता है। इसमें आपका संपूर्ण पृथ्वी ले लिया जाता है। पृथ्वी में कौन-कौन सा आ जाता है? पृथ्वी में आपका वायुमंडल भी आ जाता है, जलमंडल भी आ जाता है, स्थल मंडल आ जाता है। स्थल मंडल यहाँ दिखाया गया है, यहाँ वायुमंडल दिखाया गया है, यहाँ पर जलमंडल दिखाया गया है। तो बायोस्फीयर सबसे बड़ा होता है। हमेशा याद रखेंगे बायोस्फीयर सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा इंडिविजुअल होता है। तो ये वर्ड आप ज़रूर याद रखेंगे कि सबसे बड़ा कौन होता है और सबसे छोटा कौन होता है। तो आईपी आईपीसीई, बीबी याद रखेंगे। आईपीसीई और बीबी याद रखेंगे। ठीक है? सीई ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग याद रख लेंगे। आईपी
एड्रेस कहाँ पे होता है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग में होता है और बाय बी भी याद रखेंगे, ठीक है? ये ऐसे याद कर लेंगे। अब देखिए ये जो आपको ग्रीन कलर में लिख रहा है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे। देखिए कितने यहाँ पे लिखा गया है इकोसिस्टम कम्युनिटी में जब एबायोटिक जोड़ दिए जाते हैं तो इकोसिस्टम बन जाता है। यहाँ पर देखिए एबायोटिक यहाँ पर जोड़ दिया गया है, तो इकोसिस्टम बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो पूछे गए हैं आपके पेपर में उसको देखते हैं। कह रहे हैं विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन-सा है? तो हमारे संसार का सबसे ज़्यादा पानी ही है, तो समुद्र ही है। तो वहाँ पर ये 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन था, विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी इकोसिस्टम कौन-सा है? समुद्र है, इको ठीक है? अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है? समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? तो समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादन फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये याद रखेंगे। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने की आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। याद रखेंगे, क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन 2012 में रखा गया है कि जो एक मनुष्य है, कि ये इसका मतलब समझे हैं? इसका मतलब कह रहा है कि अगर एक मनुष्य कितना उसको भूमि रखा जाए कि वह अपने जीवन की हर सुविधा मतलब हर चीज़ें जो उसकी ज़रूरतें हैं वो पूरा हो सकते हैं। उसको पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं। अब देखिए, जीवधारियों की संरचना और कार्यों पर प्रभाव डालने वाले कारक, इसको सिर्फ़ याद कर लीजिए याद मत करिए, इसमें थोड़ा-सा देख लीजिए क्योंकि इसी पर बेस होता है। कोई भी जीवधारी जो होता है, उस पर ये जितने भी आपका चाहे जलवायवीय कारक हो, चाहे स्थलीय कारक हो, चाहे मृदीय कारक हो, चाहे जैवीय कारक हो, ये सब डिपेंड करता है कौन-सा जीव कहाँ पर सर्वाइव करेगा। जैसे जलवायु कारक में प्रकाश, प्रकाश ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर कौन-सा जीव होता है। जैसे प्रकाश में चमगादड़, बैट आप देखे होंगे बैट, बैट चमगादड़ जो होता है वो प्रकाश में नहीं आता, वो अँधेरे में आता है। तो किसी-किसी जीव को प्रकाश पसंद है, किसी-किसी जीव को प्रकाश नहीं पसंद है, ठीक है? तो ये आपका प्रकाश हो गया। तापमान, टेम्परेचर कहीं-कहीं जहाँ टेम्परेचर होता है, वहाँ पर किसी और प्रकार के जो सर्वाइव कर जाते हैं। जैसे आपको रेगिस्तान में देखेंगे टेम्परेचर हाई रहता है, वहाँ पर ऊँट सर्वाइव कर जाता है। और कहीं टेम्परेचर कम रहता है, आपका जैसे आप ये जहाँ बर्फ़ पड़ती है ढेर सारा, वहाँ पर बर्फ़ीले भालू सर्वाइव कर जाते हैं, तो ऐसे होते हैं। जल और वर्षा, ठीक है? मछलियाँ जल में ही र सर्वाइव करती हैं। वायुमंडलीय नमी पर भी बहुत सी जीव डिपेंड करते हैं। वायु की गति पर भी वायुमंडलीय गैसें, ये सब जलवायु प्रभाव डालते हैं जीवधारियों के विकास पर। स्थलाकृत ऊँचाई भी, ढलान भी, देखते नहीं ऊँचाई पे बहुत से जानवर ऐसे होते हैं, जैसे वो कई हिरण होते हैं, कहीं पे लोमड़ी होते हैं, जो एकदम ऊँचाई पे रहते हैं। कई बकरियाँ होती हैं, वो ढलानों पे रहती हैं। देखते हो आप डिस्कवरी देखते होंगे, बकरियाँ ढलानों पे चलती होंगी। ये ढलान की मात्रा भी दिशा होता है, ढलान की दिशा डिपेंड करता है, खुला खुला भी डिपेंड करता है। मृदीय में खनिज पदार्थ पर निर्भर करता है, कार्बनिक पदार्थ, मृदा, जल, वायु, मृदा जीव, मृदा अभिक्रिया, ये सब मेंस लिखने वाला है ना। अब देखिए परजीवता, ठीक है, पैरासिट और सहजीविता, सिम्बायोसिस, मृत्युजीवता आदि पादप, एपीफाइट, कीट-भक्षी पौधे, ये सब होते हैं। सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, शैवाल, चरने वाले पशु, ये जीवधारियों की संरचना और उनके कार्यों प्रभाव पर डालने वाले होते हैं, ये याद रखेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर इसको सिर्फ़ आपको थोड़ा-सा ध्यान दे देना है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए, अब आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट मतलब उनका जो रहने का स्थान होता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम परिभाषा की बात करते हैं कि इसकी डेफ़िनेशन क्या होती है हैबिटेट की, पर्यावास की, तो वह क्षेत्र जहाँ कोई जीव प्राकृतिक रूप से रहता है, उसका पर्यावास कहलाता है। क्या उसका पर्यावास आवास कहलाता है। जो कोई भी जीव जैसे आप देखेंगे, आपका हाथी जंगलों में रहता है या आपका जो आपका डॉग होता है, डॉग आपके आस-पास रहता है, तो उसका हैबिटेट डॉग का हैबिटेट कहलाता है। हाथी जंगलों में रहता है, उसका हैबिटेट कहलाता है। मनुष्य यहाँ रहता है, मतलब उसका आवास होता है, तो उसका हैबिटेट होता है। तो सभी का हैबिटेट होता है। उदाहरण शेर का पर्यावास जंगल में, मछली का पर्यावास जो पानी में होता है और मानव आँत में भी कुछ प्रकार के वो जीवाणु पाए जाते हैं, जो कि हमारे आँत में होते हैं, उनका हैबिटेट वहीं पे होता है। तो तीनों उदाहरण आपके सही हैं। अब देखिए पर्यावास संरचनात्मक घटक कौन-कौन से होते हैं? ये खाद होता है,
जल होता है, आश्रय होता है। तो याद रखिएगा खाद, जल और आश्रय। ठीक है, तो खाद, जल और आश्रय ये आपके हैबिटेट के स्थान मतलब खा वहाँ स्थान में खाद भी होना चाहिए, जल भी होना चाहिए, आश्रय होना चाहिए, तभी वो क्या होता है पर्यावास बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है हैबिटेट के प्रकार कौन से होते हैं, हैबिटेट के कौन-कौन से प्रकार होते हैं? एक हैबिटेट के मरुस्थलीय पर्यावास होता है, पर्वतीय पर्यावास होता है, घास भूमि होती है। मरुस्थल में देखते होंगे ऊँट मरुस्थल में रहता है, पर्वतों पर बहुत से ऐसे जानवर रहते हैं और घास भूमि में बहुत से सारे चरने वाले जानवर पाए जाते हैं। तो ये उनका स्थलीय पर्यावास हो गया। जलीय पर्यावास समुद्र हो सकता है, आपका तालाब हो सकता है, ये जलीय पर्यावास हो सकता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, निकेत या निषेक क्या होता है? इसकी परिभाषा कई बार आपके पेपर में पूछ लिया जाता है कि निकेत और निषेक की परिभाषा बता दीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देखिए, निकेत और निषेक होता क्या है? जब एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक, भौतिक और रासायनिक कारकों की ज़रूरत होती है, उसे निकेत और निषेक कहते हैं। इसकी संकल्पना किसने दिया था? जोसेफ ग्रीनेल्स द्वारा दिया गया था। अब देखिए इसमें होता क्या है? निकेत अभी मैं बता दे रहा हूँ, कभी भूलेंगे नहीं। निकेत अगर आपसे पूछा जाए कि निकेत बता दीजिए एक वर्ड में क्या होता है? तो मैं कहता हूँ, जो भी आपका जानवर हो, कोई भी चाहे छोटा जानवर हो, चाहे बड़ा जानवर हो, उसके रहने के लिए जो भी भौतिक और रासायनिक कारकों की ज़रूरत होती है, जैसे मैं आपको क्या करता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हनी बी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मधुमक्खी का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर मैं मधुमक्खी का एग्ज़ाम्पल दूँ, तो वो मान लीजिए पेड़ों पर अपना क्या बनाती है, वो आपका छत्ता नहीं होता, वो छत्ता बनाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, वो तो जो छत्ता बना रही है वो तो हैबिटेट हो गया, पर्यावास हो गया। लेकिन उस वहाँ पर क्या होता है अपने जो उसकी ज़रूरतें होती हैं उसको पूरा करने के लिए उसी पेड़ों से क्या करती है फूल लेती है, उसी पेड़ों पर रहती है, तो उसी पेड़ों पर अपना प्रोडक्शन करती है। तो मतलब हर चीज़ें होती है उसी कहाँ पर पेड़ों पर। तो उसका क्या होती है ज़रूरतें उसी पेड़ों पर पूरी होती है, ठीक है? क्योंकि अगर पेड़ नहीं रहेगा तो हनी कहाँ से आएगा विदाउट पेड़ के? तो उसी से ज़रूरतें पूरी कर रही है ना, तो वही कह रहा है कि एक प्रजाति को जीवित रहने के लिए जिन जैविक जिन भौतिक भौतिक चीज़ें क्या होती है, वो पेड़ होती है और रासायनिक कारकों की, जब वहाँ से आपका हनी वो अपना वो जो वहाँ से रस लाएगा तो वो रासायनिक कारक हो जाएगी, की ज़रूरत होती है उसे निषेक कहते हैं। तो आप ये यही करिएगा कि कोई भी प्राणी है, जीवित रहने के लिए भौतिक और रासायनिक कारकों की अगर ज़रूरत पड़ रही है, उसको निषेक कहते हैं। इसकी संकल्पना किसने दिया था? ग्रीनेल्स द्वारा दिया गया था। अभी मैं जब यहाँ पर पर्यावास और निषेक में अंतर बताऊँगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा गया? निषेक और निषेक की विशेषताएँ की निषेक की विशेषताएँ क्या होती है? किसी लिखा गया है किसी प्रजाति का निकेत अद्वितीय होता है। देखिए किसी भी प्रजाति का निकेत जो होता है वो हमेशा अद्वितीय होता है। एक निकेत में 2 प्रजातियाँ एक साथ नहीं रह सकती। कैसे रह सकती है? देखिए एक निकेत जो होता है उसमें 2 प्रजातियाँ एक साथ क्योंकि जो भी जैसे हनी बी का वो अपना भौतिक और एनवायरनमेंट उसका अलग होगा ना मतलब उसको भौतिक और रासायनिक चीज़ें उसको अलग मिलेगी। और जैसे कोई अदर है मान लीजिए कोई पक्षी है उसका अलग होगा, तो उस दोनों लोग का अलग-अलग निकेत हो सकता है। ये नहीं कि वो जो निकेत रहने का स्थान तो एक हो सकता है, हैबिटेट तो एक हो सकता है, लेकिन निकेत एक नहीं हो सकता। एक निकेत जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जातियों की पूरक होती है। निकेत जीव के कार्य और आवास दोनों का सूचक होते हैं। अभी देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ। जैसे हम एक ट्री की बात करते हैं, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तोता हो गया। तोता क्या होता है? यहाँ पर ये पक्षी तोता इसी पेड़ पर रहता है। मधुमक्खी भी इसी पेड़ पर अपना छत्ता बनाती है, गिलहरी भी क्या करती है? इसी पेड़ पर अपना रहती है। तो इनका जो हैबिटेट हो गया, आवास हो गया तो सेम हो गया। कह रहे हैं आपका हैबिटेट सेम देखिए, हैबिटेट सेम हो सकता है। वह स्थान जहाँ एक जीव अपना जीवन व्यतीत करता है वो हैबिटेट कहलाता है। तो यहाँ पर तोता हुआ, मधुमक्खी हुआ, गिलहरी हुआ, इसका हैबिटेट ये पेड़ हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, निषेक या निषेक क्या होता है? प्रजातियों का पुनर्उत्पादन, भोजन का उत्पादन। अब देखिए, ये तोता क्या करता है?
तोता क्या करता है? प्रजातियों का पुनर्उत्पादन करता है। मधुमक्खी क्या करती है? भोजन का उत्पादन करती है। तोता तो यहाँ पर पेड़ पे बौड़ बैठकर क्या करेगा? प्रजातियों मतलब वो अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा, मतलब एक से दूसरे तीसरे। और मधुमक्खी क्या करती है? इसी पेड़ से क्या करती है? अपना वो लेती है। अब बीजों का अंकुरण कौन करता है? गिलहरी करता है। गिलहरी क्या करती है? मतलब बीज खाती है, फिर उसको जर्मिनेशन के फॉर्म में वो जब नीचे थोड़ा गिर जाता है, वो जर्मिनेशन के फॉर्म में उग जाता है। तो इसका तीनों चीज़ों का तीनों का अलग-अलग काम है। क्या है? तीनों का क्या काम है? अलग-अलग काम है। उसको निषेध कहते हैं। जैसे मधुमक्खी का अलग काम है यहाँ पर, ठीक है? अब आप तोता यहाँ पर भोजन नहीं बना सकता, ठीक है? भोजन इस इससे पेड़ से तोता ले सकता है। मान लीजिए फल है, फल को खा सकता है। लेकिन ये कहें कि आप तोता ये तोता भोजन बना सकता नहीं, लेकिन मधुमक्खी क्या हो सकता है? भोजन का उत्पादन कर सकती है, जिसको हनी के रूप में आप ले लेते हैं। बीजों का अंकुरण कौन कर सकता है? गिलहरी कर सकता है, मधुमक्खी नहीं कर सकती है। बीजों का अंकुरण कौन करेगा? गिलहरी ही करेगी। तो सबका अलग-अलग निकेत होता है। एक प्रजाति द्वारा अपने क्षेत्र में जो भूमिका निभाई जाती है, वो निकेत कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी प्रजाति द्वारा जो भूमिका निभाई जाती है, चाहे तोता द्वारा प्रजातियों का उत्पादन किया जाता है, तो वो उसका निकेत होता है। मधुमक्खी द्वारा उत्पादन, गिलहरी द्वारा बीजों का अंकुरण, वो उसका उत्पादन होता है। जैसे जीव कहाँ रहता है, क्या खाता है, आदि यही होता है निकेत। अब देखिए यहाँ पर विभिन्न निकेत क्या होते हैं, जैसे आवास निकेत, हैबिटेट निकेत अगर कहें जहाँ जीव निवास करता है, उसका हैबिटेट निकेत होता है। जनन निकेत क्या होता है? जीव कैसे और कब प्रजनन करता है, उसका जनन निकेत होता है। भौतिक और यहाँ लिखा गया भौतिक और रासायनिक निकेत क्या होता है? फिजिकल एंड केमिकल निकेत क्या होता है? तापमान, स्थलाकृति आदि ये क्या होता है? भौतिक और रासायनिक निकेत होता है। आहार मतलब यहाँ पर क्या होता है? भौतिक और रासायनिक तापमान पर भी डिपेंड करता है ना निकेत। स्थलाकृत पर भी डिपेंड करता है। अभी हमने ऊपर बताया है कि टेम्परेचर और स्थलाकृत पर भी डिपेंड करता है आपका निकेत। यहाँ करता है आहार निकेत, जीव क्या पदार्थ ग्रहण करता है, किसका प्रगठन विघटन करता है और किस प्रजाति के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, वो फूड निकेत होता है। अब देखिए, अब हम देखते हैं इकोलॉजी तो देख ली, अब इकोसिस्टम के बारे में हम कुछ थोड़ा-सा देख लेते हैं। जैसे अगर हम इकोसिस्टम के बारे में देखते हैं, तो कहता है जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो संबंध होता है, अभी हमने क्या कहा था? जैविक और अजैविक घटकों के बीच जो संबंध होता है। अजैविक घटक में कौन-कौन से आते हैं? जैसे वायु हुआ, जल हुआ, आपका सूर्य का रोशनी हुआ, ये सब अजैविक घटक में आते हैं। उनके मध्य जो क्रिया किया जाता है, वो पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। तो अभी मैं अगर इकोसिस्टम की अगर बात करूँ, तो हमेशा यही करिएगा, जैसे हम सब मनुष्य हैं, हम सब किसके साथ क्रिया कर रहे हैं? हम सब किसके साथ क्रिया कर रहे हैं? वायु के साथ क्रिया कर रहे हैं। और जल के साथ क्रिया कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की रोशनी ले रहे हैं, तो वो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र हो जाता है, ठीक है? यह पारिस्थितिकी इकोलॉजी का ही एक भाग होता है, ठीक है? एक सब्स्टिट्यूट होता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना एजी टांसले ने दी थी। किसने दी थी पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना? एजी टांसले ने दी थी और अर्नेस्ट हाइकल ने एक शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा शब्द था? वो इकोलॉजी शब्द था। ये याद रखिएगा। अब देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला प्रतंत्र है। पीसीएस में पेपर में आया था, एक ऑप्शन उसमें था, ये बंद प्रतंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है, इकोसिस्टम जो होता है आपका, ये आपका खुला प्रतंत्र होता है, ये हमेशा याद रखेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पर नीचे देखते हैं। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन-कौन से होते हैं, ये बताना है। अब इसमें देखिए, भौतिक घटक होते हैं, अकार्बनिक घटक होते हैं, कार्बनिक घटक होते हैं और जैविक घटक होते हैं। अब अगर भौतिक घटक में देखते हैं, जो अजैविक होते हैं, जिसको भौतिक घटक उसमें आते हैं, जो अजैविक होते हैं, उन्हीं को भौतिक घटक कहते हैं। जैसे क्या होता है? प्रकाश होता है, तापमान होता है, आर्द्रता होती है, वायुमंडलीय दाब होता है, स्थलाकृत होता है, वायु होता है, इसको अजैविक घटक होता है कहलाते हैं। हमेशा याद रखेंगे, कभी भी एबायोटिक ये होते हैं, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायु, जल ये सब क्या होते हैं? अब ये क्या होते हैं? भौतिक घटक। वो क्या हुआ? भौतिक घटक होते हैं। और अकार्बनिक घटक क्या होते हैं? इसमें जल आता है, मृदा आता है, वायुमंडलीय गैस आती हैं, खनिज, नाइट्रोजन इत्यादि खनिज आता है, चट्टान आता है और केएमजी, सीए, ईटीसी ये सब आता है। ये किसमें आते हैं? अकार्बनिक घटक
और ये कार्बनिक घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ह्यूमस, लिपिड और वसा, ये सब क्या होता है? ये कार्बनिक। अब देखिए, अब इसी इसी में ये सब काउंट हो जाता है। कार्बनिक घटक किसी भौतिक घटक के ही पार्ट होते हैं, याद रखेंगे, ठीक है? मतलब ये अजैविक घटक के ही पार्ट होते हैं। अजैविक घटक में भौतिक घटक या उसी में अकार्बनिक घटक। कभी-कभी अगर आपसे पूछा कि अजैविक घटक में कौन-कौन से? तो ये सभी आ जाता है, प्रकाश भी आ जाता है, जल भी आ जाता है और प्रोटीन भी आ जाता है। अब इसी में अजैविक घटक में ही डिवाइड कर दिए गए हैं, भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक। लेकिन सब ये अजैविक घटक के ही पार्ट हैं। अब यहाँ पर भौतिक में कर दिए गए, यहाँ अकार्बनिक घटक कर दिए हैं, यहाँ कार्बनिक घटक कर दिए गए हैं, लेकिन सब अजैविक घटक के ही पार्ट होते हैं, ये याद रखेंगे। अब जैविक घटक के क्या होते हैं? तो जैविक घटक क्या होते हैं? वो जैसे जिसमें जीव होता है, जान होती है, जैसे पेड़-पौधे, जंतु, हम सब, ये सब चाहे सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया ये सब हों, इसमें जान होता है कि उसे वो जैविक घटक कहते हैं। हरे पौधे, जीव-जंतु और सूक्ष्म जीव, ये सब आप जानते होंगे। ये देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, सनलाइट आपका हुआ, अब ये माउंटेन हुआ, अजैविक घटक हुआ, सनलाइट जैविक घटक हुआ। अब आपको देखिए, इंसेक्ट आपका जैविक घटक में आ जाएगा, बैक्टीरिया जैविक घटक में आ जाएगा, ये जल अजैविक घटक में आ जाएगा, फंगी अजैविक घटक में आ जाएगा, ठीक है? तो ये सब याद रखेंगे। एल्गी आपका जैविक घटक में आ जाएगी। अब देखिए, यहाँ पर जैविक घटकों को मुख्यतः 3 प्रकार में बाँटा गया है। अब देखिए, जैविक घटकों को यहाँ हम पढ़ रहे हैं इसको, ठीक? अभी इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जैविक घटक हम पढ़ रहे हैं। जैविक घटक को 3 पार्टों में कौन-कौन से बाँटा गया है? जिसको उत्पादक या स्वपोषी कहते हैं। जिसमें क्या होता है? हरे पेड़-पौधे कुछ खास जीवाणु एल्गी आते हैं। जिसमें क्या होता है? जो उत्पादक होते हैं, जो भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो हरे पेड़-पौधे ही भोजन बनाते हैं ना। बैक्टीरिया भी तो भोजन बनाता है। जो दही आप दूध को रख देंगे, वो दही में बन जाता है। दही कैसे बन जाता है? जब बैक्टीरिया उसमें वो मतलब क्रिया करता है, तभी तो वो आपका केमिकल रिएक्शन होता है उसमें, तभी तो आपका क्या होता है, बैक्टीरिया बनता है, वो दही बनता है। तो जीवाणु भी होते हैं, वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ये आपका पेड़-पौधे होते हैं। अब देखिए, उत्पादक ये पेड़-पौधे हुए, अब उपभोक्ता में 3 चीज़ें होती हैं। एक प्राथमिक उपभोक्ता होता है, एक द्वितीयक उपभोक्ता होता है, एक तृतीयक उपभोक्ता होता है। जो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होता है? जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं, जैसे बकरी हुआ, खरगोश हुआ, ऊँट हुआ, तो ये तो सिंपल ही, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। द्वितीय क्या हुआ, जो पोषण के लिए शाक-भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं, जैसे साँप हुआ, भेड़िया हुआ, तो ये होता है द्वितीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है, जो प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं, वो क्या होते हैं, तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, आप घटक या डिकम्पोज़र क्या कहलाते हैं, और अपर हार्रियर डिट्रोवोरस और डिकम्पोज़र दोनों में अंतर, थोड़ा-थोड़ा अंतर है दोनों में, ठीक है? अब देखिए, ये तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक आप तो जान गए ना। अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ, ये डिट्रियोरस और डिकम्पोज़र में अंतर क्या होता है? देखिए, ये मृत कार्बनिक पदार्थ जीव और जंतुओं को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। क्या होते हैं? ये अभी जैसे मैं अगर इसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जैसे केचुआ हो गया, गिद्ध हो गया, कुत्ता हो गया, केकड़ा हो गया, चींटियाँ हो गई। ये क्या कहते हैं? इन डिट्रोओरस को हम देख सकते हैं कि केचुआ किस प्रकार से, कुत्ता किस प्रकार से, या केकड़ा, चींटियाँ किस प्रकार से भोजन को ग्रहण करते हैं। मतलब अगर मैं ये कह सकता हूँ कि भोजन इतना बड़ा है, तो इसको क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। कौन तोड़ने का काम करता है? तो डिट्रियोओरस करता है तोड़ने का। मतलब 2 चीज़ें, अगर आपसे कोई डिट्रियोरस और डिकम्पोज़र के बारे में पूछे, कि इसमें डिफ़रेंस क्या होता है? तो छोटे-छोटे पार्ट को यांत्रिक रूप से अगर कोई तोड़ता है, 2 चीज़ें होती है। यांत्रिक रूप से ये डिट्रोओरस तोड़ता है, और रासायनिक रूप से कौन-सा तोड़ता है? तो ये कौन-सा तोड़ता है? डिकम्पोज़र, जिसमें बैक्टीरिया, कवक ये आते हैं, ये रासायनिक रूप से तोड़ते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आपसे कोई भी पूछे कि डिट्रियोरस और डिकम्पोज़र में अंतर क्या होता है? तो आप ये एक ही वर्ड बताइएगा कि वो यांत्रिक रूप से तोड़ते हैं, मतलब ये छोटे-छोटे पार्ट में तोड़ने का काम करते हैं, और ये एकदम उसको रासायनिक क्रिया के द्वारा उसको छोटे-छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। इसमें बैक्टीरिया, कवक आ जाते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों का पाचन जैसे एंजाइम की सहायता से, और पाचन बाह्य रूप से होता है इसमें। अब देखिए, यहाँ पर मृत कार्बनिक पदार्थों का पाचन आंतरिक रूप से, ठीक है? आंतरिक रूप से यहाँ पर होता है। केचुआ, गिद्ध और
यहाँ पर किस रूप से एंजाइम होता है इनके बैक्टीरिया और कवक के अंदर, वो पाचन कर देते हैं। यहाँ केकड़ा और चींटियाँ, गिद्ध ये सब आते हैं और ये उदाहरण में यहाँ पर, और यहाँ पर बैक्टीरिया कवक आते हैं। अपघटक ऐसे जो मृत कार्बनिक पदार्थों को तोड़ते हैं, दोनों ही तोड़ते हैं, लेकिन ये बड़े को छोटे-छोटे में तोड़ते हैं और ये छोटे-छोटे चाहे बड़े रहे, छोटे रहे, उसको एकदम रासायनिक रूप से तोड़ देते हैं। तो 2 चीज़ें, एक आप जैसे देखते होंगे 2 टाइप से किसी चीज़ को तोड़ा जा सकता है। एक को आपको रासायनिक रूप से किसी कोई बहुत मतलब कास्टिक है, उसको अगर कोई मतलब मान लीजिए तेजाब है, ठीक एसिड है, उसी एसिड में कोई चीज़ डाल दीजिए वो अपने आप गल जाएगी। एक आपको गलाना पड़ता है, तो वो चीज़ें होती है। एक जो अपने आप वो एसिड में डाल देंगे वो रासायनिक रूप से गलेगी, एक आप उसको किसी हथौड़े से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तो वो क्या होता है यांत्रिक रूप से, तो ये दोनों अंतर हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार क्या होते हैं? अब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है यहाँ पर, इसमें स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। तो आज हम सिर्फ़ किसमें देखेंगे? आज हम घास पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखेंगे और वन के बारे में और मरुस्थल के बारे में, इसी तीनों के बारे में हम देखेंगे आज। पहले हम किसके बारे में देखते हैं? पहले हम वन के बारे में देखते हैं। देखिए, अब देखिए हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, मेनली वनों को 3 प्रकार कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। लेकिन अगर एक ह्यूमंगस लेवल पर बड़े लेवल पर देखें, मेजर लेवल पर देखें तो वहाँ पर क्या होता है 3 प्रकार के डिवाइड किए जाते हैं। एक उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, जो आपके जैसे में ये पृथ्वी है जो इक्वेटर के आस-पास में पाए जाते हैं। एक शीतोष्णकटिबंधीय जो आपके इक्वेटर से जो उच्च अक्षांश के ऊपर थोड़ा-सा पाए जाते हैं, या आप सब ट्रॉपिकल ऊपर के जो वन पाए जाते हैं। एक शंकुधारी वन होते हैं, जो टैगा वन होते हैं, इसी में विभाजित किया एक आपका टुंड्रा हो जाता है, उसको भी लास्ट में हम देख लेंगे। अब देखते हैं, अगर हम उष्णकटिबंधीय वनों को देखते हैं, तो इसमें भी आपका 2 प्रकार से होता है। एक उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये पर्णपाती वन सब ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है और ये ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है, ये बीच से जो आपका इक्वेटर जा रहा है, यहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। जैसे अमेज़न का जंगल, कांगो का जो बेसिन हो गया, वहाँ पर जो जंगल पाए जाते हैं, या आपके इंडोनेशिया में जो जंगल पाए जाते हैं, वो यहाँ पर के वन सदाबहार वन इस श्रेणी में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन-कौन से होते हैं, ये विषुवत रेखा की इनकी विशेषता क्या होती है? तो ये विषुवत रेखा के एकदम निकट होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। इसमें वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सर्वाधिक जैव विविधता होती है। ये इसका आपका इसके मतलब वो हैं मतलब डेफ़िनेशन कह सकते हैं इसके, मतलब वो हैं आपके कौन-कौन से आपके जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, उनकी विशेषताएँ क्या होती हैं, वो होते हैं ये। अब देखिए लैटेराइट मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है, याद रखेंगे कौन-सी मिट्टी पाई जाती है? लैटेराइट मिट्टी। कृषि की दृष्टि से उपजाऊ नहीं होती, ये आपको चारों याद रखना होगा। देखिए हर चीज़ें हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। कौन-सी? विषुवत रेखा के निकट होते हैं। दूसरा क्या होता है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए इनको वर्षा वन भी कहते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता भी यहाँ पाई जाती है। लैटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसलिए ये उपजाऊ नहीं होते हैं, क्योंकि निच्छालन जो होता है उसी कारण यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है, हमेशा बारिश होती रहती है। अब ये वृक्ष 3 स्तर पर पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो ये वृक्ष आपको दिख रहा होगा, ये आपका वर्षावन दिख रहा होगा। यहाँ पर एक ये आपका देखिए जो एक वृक्ष ऊपर गया है, तो ये वृक्ष यहाँ पर देखिए छोटे-छोटे यहाँ वृक्ष हैं, एक नीचे। इसीलिए यहाँ पर 3 स्तर के वृक्ष पाए जाते हैं। तो तीनों स्तर के जो वृक्ष पाए जाते हैं, वो कौन सबसे ऊपर का जो स्तर होता है, वो महोगनी होता है, आबनूस होता है, रोज़वुड होता है। फिर उसके नीचे कौन-सा आता है एपीफ़ाइट होता है और सबसे नीचे क्या होती है, लताएँ आती हैं। तो यहाँ पर जो वृक्ष की वो भी होता है, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश होता है एकदम ज़मीन तक कभी नहीं पहुँचता। ये हमेशा सूर्य का प्रकाश अब देखिए यहाँ नीचे ज़मीन तक सूर्य का प्रकाश कभी नहीं पहुँचेगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ज़मीन तक कभी नहीं पहुँचता है, इसीलिए लताएँ नीचे उग जाती हैं और जो सूर्य का प्रकाश जो ऊपर उठ जाता है तो यहाँ पर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर कौन से वन हो जाते हैं, यहाँ महोगनी, ऑबनुस और रोज़वुड ये लंबे पेड़ होते हैं इसके, ठीक है? अब देखिए, तो ये आपका कौन-सा हमने बता दिया सदाबहार वन सदा या वर्षावन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन क्या होते हैं, जो आपके आस-पास रहते हैं, आपके आस-पास नीम हुआ, साल हुआ, सागौन हुआ, बाँस हुआ, आपके आस-पास नहीं पाए जाते हैं।
इन वनों को पौधे ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियाँ मतलब ग्रीष्म ऋतु आने से पहले अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर वृक्ष क्या होता है, सागवन, शीशम, साल, बाँस ये सब होते हैं आपका। यहाँ दक्षिण-पूर्व एशिया, भारत, ब्राज़ील, मध्य और दक्षिण अमेरिका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह के वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय और या मध्य अक्षांशीय मतलब मध्य अक्षांशीय मतलब जो आपके ये आपका इक्वेटर है, इससे बीच में लगभग 6 66 स 67 डिग्री के मतलब वहाँ पर आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मध्य अक्षांशीय वन कौन-कौन से होते हैं? यहाँ सब ट्रॉपिकल प्रदेशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों के अब देखिए जो सब ट्रॉपिकल एरिया हो जाता है, वहाँ पर महाद्वीपों का जो पूर्वी भाग होता है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं, अंतर्गत रखा जाता है। चौड़ी पत्तेदार लारेन, मैग्नोलिया, यूकेलिप्टस आदि प्रकार के क्या होते हैं, ये वन होते हैं। चीन, जापान, दक्षिण ब्राज़ील, दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका में मध्य अक्षांश के वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ का मानसूनी वनों के विपरीत मध्य अक्षांशीय पर्णपाती जो वन पाए जाते हैं, ये मानसूनी वनों के जे विपरीत इनकी पत्तियाँ शीत ऋतु में ठंड से बचने के लिए झड़ जाती है। कहाँ पर? शीत ऋतु में जैसे हमारे क्या यहाँ क्या होता है, जो शीत ऋतु में पर्णपाती वन होते हैं वो अ अ, ये गर्मियों में बचने मतलब उससे गर्मी से बचने के लिए पत्तियाँ झड़ जाती हैं, यहाँ पर शीत ऋतु में झड़ जाती हैं। वृक्ष कौन से होते हैं? वॉलनट होता है, मैपलेट होता है, चेस्टनट होता है, पॉडजाल मिट्टी यहाँ पाई जाती है। उत्तर पूर्वी अमेरिका और दक्षिणी चिली में ये वन पाए जाते हैं। अब देखिए भूमध्य सागरीय वन कौन-कौन मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ये वन पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म शुष्क जबकि शीत ऋतु ठंडी और आर्द्र होती है। यहाँ जाड़ों में वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है कि जैतून कहाँ पाया जाता है? तो जैतून, कार्क, पाइन ये भूमध्य महासागरीय वन होते हैं। जैसे अंगूर हुआ आपका यहाँ लिखा गया अंगूर हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, नारंगी हुआ, अनार हुआ, नाशपाती हुआ ये प्रकार के वन पाए जाते हैं। इस बायोम का बाँज और वन चपड़ैल भी कहते हैं। क्या? बाज वन या चपड़ैल वन कहते हैं। ये आपका क्या हुआ? ये आपके मध्य अक्षांशों के मतलब आस-पास के क्षेत्रों में ये प्रकार के वन पाए जाते हैं। जैसे भूमध्य रेखा जहाँ से गुज़र रही है, वो सॉरी ये क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु के आसपास जो एरिया होता है मतलब ये कह सकते हैं चीन तुल्य जलवायु यहाँ पर होती है। जैसे चीन वाला जहाँ एरिया है उस तरह के जलवायु पाए जाते हैं। अब देखिए टैगा वन कहाँ होते हैं? टैगा वन के बारे में अगर हम देखते हैं, सामान्यतः ये वन कोड़धारी होते हैं, पत्तियाँ नुकीली होती हैं, जिनका विस्तार सभी वन क्षेत्रों में सबसे अधिक होता है। जैव विविधता यहाँ पर कम होता है टैगा में। आर्कटिक वृत्त के कितना 66 साढ़े 66 डिग्री के चारों ओर यूरोप और एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीपों में ये वन पाए जाते हैं। ठीक है? तो आर्कटिक वृत्त का जो चारों ओर होता है वहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। टैगा वनों में सबसे अधिक मुलायम लकड़ियाँ प्राप्त होती है, जिसमें चूड़, देवदार, फर, स्प्रूस होते हैं। लोमड़ी, मिंक, स्मूर, साइबेरियन क्रेन यहाँ के प्रमुख जंतु होते हैं। ठीक है, तो ये आपका शंकुधारी या टैगा वनों के बारे में अगर पूछा है, तो ये शंकुधारी और टैगा वन यहाँ पर होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं, बात करते हैं घास प्रतंत्र के बारे में। अभी हमने वन प्रतंत्र देखा, अब घास प्रतंत्र। घास प्रतंत्र क्या होता है? ज़्यादातर घास प्रतंत्र कम वार्षिक वर्षा होती है। वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर होती है, वाष्पीकरण की दर उच्च होती है। घास प्रतंत्र को सवाना प्रतंत्र भी कहा जाता है। क्या? सवाना प्रतंत्र कहा जाता है। मतलब सवाना जो अगर आपको सवाना प्रतंत्र कहीं कहा जाए, तो ये घास प्रतंत्र ही की बात करता है। कुछ पर्यावरणविद ने इसे अलग एक प्रतंत्र के रूप में ही मान लिया। घास अगर धरातल पर देखा जाए, पूरे धरातल पर लगभग 20% हिस्सा क्या है, वो घास का मैदान धरातल का लगभग 20% भाग घेरे हुए है। ये भी याद रखेंगे। ठीक है? अब देखिए उत्तरी अमेरिका में प्रेरी का घास का मैदान, यूरेशिया में स्टेपीज घास का मैदान, अफ्रीका में सवाना घास का मैदान, दक्षिण अमेरिका में पम्पास घास का मैदान, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में बेल्ट पाया जाता है, न्यूजीलैंड में कैंटबरी पाया जाता है, हंगरी में पुस्टाज पाया जाता है और ब्राज़ील में
कैंपोज पाया जाता है। तो ये घास के मैदान याद रखेंगे कौन-कौन से कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाया जाता है, वहाँ की ज़मीन क्या होती है, बीच वाला अगर ज़मीन देखा जाए, ऑस्ट्रेलिया ऐसा है ना, यहाँ बीच वाला जो ज़मीन है, ये थोड़ा-सा डाउन है, इसीलिए वहाँ जो घास उगती है, उसको डाउन्स कहते हैं। अफ्रीका में बेल्ट हुआ, न्यूज़ीलैंड में कैंटबरी, हंगरी में पुस्टाज, ब्राज़ील में कंपोज, ये याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए, भारत के कुछ घास स्थल होते हैं। भारत के घास स्थल क्या होते हैं? सोहिमा डाइकेंथियम होता है, डाइकेंथियम सिंग्रस लेस्यूरस होता पाया जाता है, फ्रेगमाइटस सैक्रारम इम्पेराइट होता है, थिमेंडा आरुनिडेला होता है और टेम्परेट अल्पाइन होता है। तो ये भारत के घास के मरुस्थल होते हैं। थोड़ा-सा इंग्लिश वर्ड है भारत का, तो याद रख लीजिएगा, उतना नहीं पूछता भारत का। अब देखिए, मरुस्थलीय डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या होता है? डेजर्ट इकोसिस्टम में क्या होता है? आर्द्रता की कमी होती है। यहाँ पे पृथ्वी का लगभग 1/7 भाग घेरे हुए है। जैसे हमने घास बताया था 20%, ये पृथ्वी का 1/7 भाग घेरे हुए है। तापमान के आधार पर गर्म मरुस्थल और ठंडे मरुस्थल में विभाजित किया गया है। ठीक है? तो तापमान के आधार पर ये गर्म और ठंडे मरुस्थल में विभाजित किया गया है। ज़्यादातर कर्क और मकर रेखा के 15 से 35, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, 15 डिग्री से 35 डिग्री इसी के बीच में पाया जाता है, ठीक है? अक्षांश पर पाई जाती है, ये याद रखिएगा। कहाँ पर? 15 से 35 डिग्री के अक्षांशों के मध्य ये पाई जाती है, आपके जितने भी डेज़र्ट होते हैं। अब देखिए, आप डेज़र्ट में भी 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। वार्षिक शाकीय झाड़ी इम्पेरल इफ़ीमेरल कहते हैं, जो पर्याप्त जल के रहने पर ही उगते हैं। यो जो झाड़ियाँ उगती हैं, वहाँ पर पर्याप्त जल मिल जाता है, वो उग जाती हैं। कभी-कभी बारिश जब हो जाती है, तो उग जाती है। घास, गुद्देदार मरूथली, जैसे याद है, कैक्टस नहीं, गुद्देदार उसका होता है। झाड़ियाँ और छोटे वृक्ष, पोस्पिस और टैमरिस्क, इनकी जड़ें जल की सतह तक पहुँच जाती है। जैसे देखते नहीं हैं, जो आपके मरुस्थल की जड़ें होती हैं, मरुस्थल के पौधे की जड़ें होती हैं, वो नीचे एकदम तक पहुँच जाती है पानी के लिए। वो कौन होते हैं? पोस्पिस होता है और टैमरिस्क होता है। ये दोनों याद रखिएगा, पोस्पिस और टैमरिस्क। अब देखिए, टुंड्रा परतंत्र क्या होता है? टुंड्रा परतंत्र जो होता है, वो ये टैगा है, इसी के ऊपर पाया जाता है। यहाँ पर टुंड्रा शब्द का अर्थ होता है ये बंजर भूमि। बंजर भूमि मतलब आप ऐसे समझिएगा, ये वाला बंजर भूमि, जहाँ पर हमेशा बर्फ है। ये देखिए, हमेशा बर्फ पाई जाती है और काई, यहाँ पर देखिए ऊपर काई जम गई है। वहीं पर ये आपका ये परतंत्र होता है, टुंड्रा परतंत्र। ये संसार का उन हिस्सों में पाई जाती है जहाँ पर्यावरणीय दशाएं बहुत ही कठिन है। टुंड्रा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आर्कटिक टुंड्रा, एक होता है अल्पाइन टुंड्रा। अब देखिए, वनस्पति का विकास 50 दिन से भी कम होता है। कम ब वनस्पति का विकास का समय क्या होता है? यहाँ पर 50 दिन से कम होता है, क्योंकि यहाँ पर मतलब ये क्या होता है आपका, प्रकाश ही नहीं मिलता। कम से कम 2 वर्षों तक हिमकृत धरातल को परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। परमाफ्रॉस्ट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो आप यही बताइएगा, कम से कम 2 वर्षों से हिमकृत धरातल को क्या कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट कहते हैं, ये याद रखेंगे। अब देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि ये आपको लिखा गया है आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा, इसमें अंतर क्या होता है? तो यही दोनों में अंतर होता है। स्थान क्या होता है? आर्कटिक टुंड्रा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के क्षेत्रों के आर्कटिक सर्किल में पाया जाता है। जो आर्कटिक सर्किल पाया है, वहाँ के आसपास जहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, वहाँ पर पाया जाता है। और अल्पाइन टुंड्रा क्या होता है? अल्पाइन टुंड्रा पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाइयों पर ट्री लाइन के ऊपर पाया जाता है। जहाँ पर ट्री होते हैं, मान लीजिए यहाँ पर धूप आ रही है, तो यहाँ ट्री हो रहे हैं, लेकिन ऊपर जैसे धूप नहीं, हिमालय के ऊपर देखेंगे, धूप नहीं है। हिमालय हो गया, आल्प्स का पर्वत हो गया, या एंडीज माउंटेन हो गया, जहाँ पर आपका नहीं पहुँच पाता है, मतलब वो सही से आपका मतलब सनलाइट तो पहुँचता है, मतलब नॉर्मल पहुँच ही जाता है, लेकिन वो बहुत ऊँचाई पर होता है, तो वहाँ पर अल्पाइन टुंड्रा के वन उगते हैं, जहाँ पर ठंडी बहुत होती है। हिमालय में देख सकते हैं आप, हिमालय का अल्पाइन वन। तो अल्पाइन टुंड्रा में और इसमें अंतर यही पाया जाता है कि ये आर्कटिक प्रदेशों में, ये ऊँचाई वाले प्रदेशों में अल्पाइन पाया जाता है। तापमान टेम्परेचर वर्ष भर अत्यधिक ठंडा, सर्दियों में -34 डिग्री सेल्सियस, गर्मियों में 3 से 12 तक होता है। और यहाँ पर सर्दियों में ठंडा, लेकिन गर्मियों थोड़ा गर्म हो जाता है। सर्दियों में तो ठंडा होता है, लेकिन गर्मियों में हल्का 0 से 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है।
अब देखिए सूरज का प्रभाव सनलाइट क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में 24 घंटे का दिन और शीत ऋतु में 24 घंटे की रात होती है। यहाँ दिन-रात सामान्य चक्र होता है जैसे हमारे यहाँ होता है, लेकिन ऊँचाई बढ़ने पर थोड़ा दिन की में थोड़ा-सा कमी या ज़्यादा होता रहता है, ठीक है? लेकिन दिन-रात हमारी जैसे सामान्य होता है, पहाड़ों पर ही बस। तो यहाँ पर आर्कटिक टुंड्रा और अल्पाइन टुंड्रा में अंतर समझिएगा। ये आपके आर्कटिक वृत्त के आस-पास ध्रुवीय ध्रुव के आस-पास पाई जाती है और अल्पाइन टुंड्रा का है तो ये पर्वतों की ऊँचाई पर पाई जाती है। तो ये दोनों याद रखेंगे। बस अब देखिए यहाँ पर आपका जलीय बायोम बना। अब अगले चैप्टर में अब अगला जो आपका आएगा वीडियो मतलब अब जल्दी-जल्दी आपका वीडियो आएगा क्योंकि आपका अब ये भी आ गया है, कैलेंडर भी आ गया है, तो आपका पेपर हो सकता है अप्रैल में हो जाए, ठीक है? आरओ-यारो का, ठीक है? तो आपका पीसीएस का भी कैलेंडर आ गया है, तो जल्दी से ही करवाना पड़ेगा, ठीक है? अब जो भी लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, अगर अच्छा लगा होगा इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं सब्सक्राइब लिए बहुत कम ही बोलता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट किया करिए, कैसा लगा आपको क्लास, कैसा नहीं लगा? तो ताकि हमको भी दिखे मतलब कमेंट कि मैं हमेशा सभी का कमेंट पढ़ता हूँ, तो मुझे भी लगे कि क्या-क्या और चेंज करना है यहाँ पर, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।